हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि फाइनल ईयर की क्लास जो है उसके अंदर आपका जो एक सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, तो आज से मैं आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इनकम टैक्स के बारे में यूँ तो आप लोगों ने सुना ही है कि इनकम टैक्स लग रहा है किसी पर्सन पर, किसी बिजनेस पर। तो बेसिकली इनकम टैक्स जो होते हैं उसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट इनकम टैक्स। डायरेक्ट इनकम टैक्स का मतलब ये होता है कि जो टैक्स जिस व्यक्ति पे चार्ज होता है और वही उसका पेमेंट करता है, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट इनकम टैक्स का मतलब ये होता है कि वो चार्ज तो किसी और पे होता है और पेमेंट उसका कोई और करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम खुद जो सैलरी अर्न करते हैं तो उस सैलरी पर जो हमको टैक्स देना पड़ता है तो वो तो आपके क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन हम जो कोई होटल में जैसे मान लीजिए पेमेंट किया, तो जब खाने का जो बिल आया उसके अंदर जो टैक्स जुड़ा हुआ था जीएसटी, या फिर हमने जो है गाड़ी की सर्विस कराई उसमें जो टैक्स जुड़ा हुआ था, तो वो टैक्स जो है सारा हमने पेमेंट किया है कलेक्ट करके, और उस किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको जो है वो गवर्नमेंट में क्या किया है, जमा कराया। डायरेक्ट हमने उस टैक्स को गवर्नमेंट के अंदर डिपॉजिट नहीं कराया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो मीन्स कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो व्यक्ति जिस पे लगता है वो खुद पेमेंट करता है टैक्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जिस पे लगता है वो ना पेमेंट कर कर दूसरा व्यक्ति जिसने हमारे से वो टैक्स कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट के अंदर ले जाके जमा करता है। तो ये टैक्स लायबिलिटी का जो सिस्टम होता है, टैक्स लायबिलिटी जो निकाली जाती है, तो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका रेजिडेंट स्टेटस, कि यानी कि भारत में आपका रेजिडेंट स्टेटस कैसा है, आप भारत के एक निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज जो है वो गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो जो मैंने पहला लेसन अभी जो स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बेसिक लेसन है और इसी लेसन से फिर आगे की चीज़ें जो धीरे धीरे आपको क्लियर होगी, तो वो लेसन है निवास स्थान और कर दायित्व, आपका रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। एक व्यक्ति की रेजिडेंट स्टेटस हर साल चेंज हो सकती है, लेकिन जो सिटीजनशिप होती है, नागरिकता, उसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में बहुत लंबे समय से रह रहा है और अगर वो भारत छोड़ के चला जाता है, तो भारत छोड़ के जाने पर काफ़ी सालों तक, जैसे वो जहाँ दूसरे कंट्री के अंदर अगर उसको निवासता नहीं मिलती है तो इंडिया रेजिडेंट रहेगा, चाहे भले वो भारत आ रहा है जा रहा है, और उसका ये रेजिडेंट स्टेटस हर साल चेंज हो रहा है। कभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन रहा है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट बन रहा है, लेकिन उसकी जो सिटीजनशिप है वो चेंज नहीं होगी, वो भारतीय नागरिक ही रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। कुछ और कंडीशन में जब वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त करेगा तो कुछ और कंडीशन बन सकती है, पर इतना अपने इसके अंदर कोर्स में एक्सटेंडेड है नहीं। तो बेसिकली जो निवासी होते हैं, रेजिडेंट जो होते हैं, उनके जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स होते हैं। वैसे कैटेगराइज इन्होंने पहले 2 में किया है। एक तो होता है निवासी यानी रेजिडेंट, और दूसरा होता है अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट। लेकिन इसको रिक्लासीफाई किया जाता है कि जो रेजिडेंट है वो रेजिडेंट भी जो है वो आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका साधारण निवासी यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दूसरा होता है असाधारण निवासी यानी कि नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो है आपका सेकंड जो होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट जो है वो ये एक सेकंड कैटेगरी है। अब ये जो रेजिडेंट है, जैसे ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये किस बेस पे बनते हैं, इसका एक पूरा सिस्टम है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स है ये कि 2 कैटेगरी होती है अलग अलग, जिसके अंदर एक तो होता है आपका आधारभूत शर्त जिसको बोलते हैं बेसिक कंडीशंस, और दूसरी होती है अतिरिक्त शर्तें यानी कि एडिशनल कंडीशन। तो इन कंडीशंस को वो कितना पूरा करता है, बेसिक को, एडिशनल को, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो पहले तो ये कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि पहली बेसिक कंडीशन ये है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन वो भारत में रहा हो। दैट मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को अगर पहली शर्त पूरी करनी है तो उसको कम से कम 182 दिन के लिए भारत में रहना नेसेसरी है, भारत में उसको रहना ज़रूरी है। तो 182 दिन अगर भारत में रहता है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि भी ये जो 182 दिन है इसके अंदर कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो 2-2 दिन करके रहें, चाहे आप 6 महीने एक साथ रहें, कोई उसके अंदर जो है इफ एंड बट नहीं है। बस आप भारत में अगर रहते हो तो आपका वो दिन गिना जाएगा, चाहे भले कितने भी लैग में, कितने भी टाइम से आप आए हो गए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी, ऑब्जेक्टिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस काम के लिए आए हो, अपने बिजनेस के काम के लिए आए हो, परिवार से मिलने आए हो, बच्चों की शादी के लिए यहाँ पे लंबे टाइम के लिए रुके हुए हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको तो उसके अंदर 182 दिन पूरे करने हैं। और एक और बात
कि जब 182 दिन की काउंटेशन जब की जाती है तो जिस दिन हम आए थे वो भी दिन गिना जाएगा और जिस दिन हम गए थे वो भी दिन गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 जनवरी को आता है और 31 जनवरी को जाता है, तो यूजुअली अपन जो नॉर्मल वे में काउंट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि 1 तारीख को छोड़कर 2 से लेकर 31 तक यानी 30 दिन मानते हैं। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में इस तरह से होता है कि 1 तारीख को भी लिखा जाएगा और 31 तारीख को भी लिखा जाएगा, यानी कि 31 डेज जो है वो टोटल आपके इसके अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे, कैलकुलेट होंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि गत वर्ष से पूर्व प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 4 साल में कम से कम वो जो है वो 365 डेज इंडिया में रहा हो और प्रीवियस ईयर में कम से कम वो कितना रहा है, 62 डेज। ठीक है, तो इसके अंदर 60 डेज है यहाँ पे, ये सारा राउंड ऑफ ही टाइम है इसमें। और जैसे अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको ये लगेगा कि भाई जैसे हिंदी में ही मैंने अभी ये पॉइंट लिखे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि एक बार इंग्लिश बुक से भी ये जो कंटेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो बुक से जो है आपको फ़ोटो खींच के मैं एडिट करके भेज दूंगा, जिससे कि फिर आप बुक से भी जो है वो नोट कर सकते हैं, या मैंने जैसे कॉपी में अगर लिखा हुआ होगा स्टूडेंट्स को तो वो मैंने सारा का सारा रजिस्टर से आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर जो भी आपको लिखवाना है तो यहाँ पे तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाद में आपको जो है उसकी जो भी थ्योरी आपको कॉपी में लिखनी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसके अंदर ये है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 365 दिन वो भारत में रहा हो और प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन भारत में रहा हो। ये दिन जो जितने भी यहाँ पे डेज है, मंथ है, ये सारे एक राउंड ऑफ है। जैसे कि अगर इसने बोला 182 डेज, तो साल में 365 दिन होते हैं, तो उसके आधे करते हैं तो 82.5 होता है, लेकिन उसको राउंड ऑफ 82 डेज किए मतलब 6 महीने। प्रीवियस ईयर में 60 दिन यानी कि एक महीने में 30 दिन आपके कॉमर्स के अंदर जो है अगर मंथ के अंदर नहीं लिखा हो कि एग्जैक्टली कितने दिन है, तो एक महीने के अंदर अपन जो है मानते हैं 30 दिन, और वर्किंग आवर्स जो मानते हैं एक दिन के वो कितने मानते हैं, 8 घंटे। तो यानी कि 2 महीने वो प्रीवियस ईयर में भारत में रहा हो और उससे पहले के 4 साल में 365 दिन यानी कि 1 साल वो भारत में रहना चाहिए। कैसे कि जैसे कि लास्ट ईयर हमारा जो है अभी कौन सा खत्म हुआ है, 19-20 खत्म हुआ है और अभी 20-21 चल रहा है। इनकम टैक्स के अंदर अभी जो 20-21 चल रहा है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, और जो खत्म होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष। हम जो इनकम टैक्स इस साल पढ़ेंगे पूरी की पूरी इनकम टैक्स वो पढ़ेंगे 2019-20 के लिए, ये है आपका प्रीवियस ईयर, और पढ़ेंगे कौन से साल में, 20-21 में, और ये आपका कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी टैक्स आप पढ़ोगे उन क्वेश्चन के अंदर आपका जो साल है वो 19 में स्टार्ट होगा और 20 में ख़त्म होगा, क्योंकि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं 20-21 के अंदर, तो 19-20 में जो भी हम कमाते हैं टैक्स लगाते हैं उसका टैक्स जो है कब लगता है, 20-21। जैसे अभी मार्च आपका ख़त्म होगा 2021 का, तो 20-21 ख़त्म होगा, तो उसके बाद अगले साल जुलाई अगस्त सितंबर जहाँ तक भी गवर्नमेंट गएगी उस डेट तक फिर आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता है। तो मतलब साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 3-4 महीने गवर्नमेंट देती है, आराम से आप अपने सारे अकाउंट मेंटेन कर लीजिए और उसके बाद आपका जो है टैक्स फाइल करना है। जैसे आप लोगों के खुद के जो प्रैक्टिकल सेशन होता है कि भाई जैसे जुलाई में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मार्च में एग्जाम होंगे और उसका रिजल्ट जो है वो बाद में 2-3 महीने बाद आता है, तो वैसे ही इनका रिटर्न वाला सिस्टम रहता है। तो मतलब कि वो 2019-20 में प्रीवियस ईयर में तो उसको भारत में केवल कितने दिन रहना है, सिर्फ 60 दिन, लेकिन उससे पहले के 4 साल आपको टोटल मिलाकर कितने दिन भारत में रहना है, 365। तो यानी कि या तो आप प्रीवियस ईयर में 6 महीने रह गए स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर ली, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ 60 डेज रहे हुए और उससे पहले के 4 साल में आप 365 दिन भी रहते हो, तो भी आपकी जो ये कंडीशन जो है वो क्या मानी जाएगी, सेकंड बेसिक पूरी मानी जाएगी। लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन जो है उस पर थोड़े एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस ये है, मैंने यहाँ लिखा है अपवाद, और वो भी मैं आपको थ्योरी इसकी जो है वो भेज दूंगा। एक्सेप्शन ये है इसके अंदर कि जब अगर कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति है और भारत के बाहर अगर सर्विस के लिए वहाँ पे रहता है और भारत वापस आता है तो उसको 60 दिन से ज़्यादा रहने की छूट है, और एक्सेप्शन में आपको 60 के स्थान पर 60 की जगह 182 दिन भारत में आप जो है वो क्या कर सकते हो, रह सकते हो। तो एक बार जैसे आपको लगेगा कि 60 से 182 दिन कर दिया तो ये तो दिन बढ़ गए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो बेसिकली इससे इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उससे उसको फ़ायदा होगा। कैसे होगा कि अगर वो भारत के बाहर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे समाज है, काफ़ी सिंधी समाज में काफ़ी लोग जो है आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं, तो मान लीजिए कि वो वहाँ पे जॉब कर रहा है और इंडिया में वापस आता है, तो अगर वो
केवल 70 दिन, मतलब कि जैसे 3 महीने के लिए मोस्टली वो लोग आते हैं, तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं, तो इसका मतलब कि वो जो कंडीशन नंबर जो सेकंड है 60 दिन की वो पूरी कर लेगा। और हर साल अगर वो 80 90 100 दिन आ रहा है तो मतलब कि 365 दिन भी उसके हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो बेसिक कंडीशन सेकंड पूरी कर लेगा, और बेसिक कंडीशन सेकंड पूरी करने का मतलब है कि उसको रेजिडेंट का टैग मिल जाएगा। क्योंकि रूल ये है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, कि कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करे अगर कोई व्यक्ति, तो उसको रेजिडेंट जो है वो मान लिया जाता है। और रेजिडेंट मानना उस व्यक्ति के लिए जो भारत के बाहर कमा रहा है उसके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, उसके लिए वो नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर अगर पैसा कमा रहा है और उसको भारत में टैक्स देना पड़े, तो उसके लिए किस बात का फ़ायदा, उसके लिए वो नुकसान ही होगा। कि जैसे मान लीजिए दुबई में वो अगर 2 साल में 5 लाख रुपए कमाया और उसको अगर भारत में भी टैक्स देना पड़ रहा है और दुबई में, तो उसको देना ही पड़ेगा, तो उस पर डबल टैक्स लग जाएगा, जो उसके लिए नुकसान का सौदा होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी है कि इंडिया का व्यक्ति, भारत का नागरिक जो है, वो भारत के बाहर जॉब करता है और भारत आता है, तो वो 60 दिन नहीं बल्कि भारत में 182 दिन तक रह सकता है। अगर 182 दिन तक भी रहता है, उससे कम रहता है, तो हम उसको इस कंडीशन को पूरा नहीं मानेंगे और उसको इंडिया में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इसके अलावा अगर भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारतीय मूल का मतलब जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है काफ़ी फेमस, इंडियन ओरिजिन, यानी बहुत सारे लोग, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना का जो भी बनाया है अभी टीका, तो वो व्यक्ति भी इंडियन ओरिजिन है। और इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि जिसके माता पिता दादा दादी कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है, जैसे मतलब अंग्रेजों के टाइम से भी अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके पेरेंट्स यहाँ रहते थे और वो बाद में चले गए लंदन और वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी भर इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे, क्योंकि उनके दादा परदादा जो है वो कहाँ रहते थे, भारत में। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन ओरिजिन है, और अगर वो भारत के बाहर चला जाता है और वापस आता है किसी भी रीज़न से इंडिया में, तो उसको भी ये छूट है कि वो 60 की जगह कितने दिन रह सकता है इंडिया में, 182 दिन। क्योंकि अगर आप इतना दूर से आते हो और लंबे टाइम से आते हो, तो 2-3 महीने का टाइम तो आपको यूं ही घर परिवार में घूमने में निकल जाता है। इसलिए सरकार ने ये एक अच्छी बड़ी छूट दे रखी है। तो दैट मीन्स कि भारतीय नागरिक भारत के बाहर सर्विस करता है या भारतीय मूल का व्यक्ति भारत के बाहर परमानेंट रहता है, तो वो दोनों व्यक्ति जब इंडिया में आएंगे तो उनको 60 की जगह 182 दिन रहने की छूट मिलेगी। तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन वो भारत में रहे, और सेकंड वाली क्या है कि प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन, और उससे पहले के 4 साल में वो कितना रहे, 365 दिन। अब रही एडिशनल कंडीशन की बात। एडिशनल कंडीशंस होती है कि प्रीवियस ईयर से पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर की कंडीशन तो आपके बेसिक में आती है। तो प्रीवियस ईयर के पहले के जो साल है, उन सालों में आपको उन सारे ईयर्स के अंदर गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में वो रहा हो। दैट मीन्स कि वो व्यक्ति इंडिया के अंदर कम से कम लास्ट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 ईयर्स में 2 ईयर रेजिडेंट का टैग उसके पास होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि रेजिडेंट का टैग किसी व्यक्ति को तब मिलता है जबकि वो पहली या दूसरी बेसिक में से कोई एक बेसिक कंडीशन जब वो पूरी करेगा, जिस साल पूरी करेगा, तब उसको रेजिडेंट का टैग जो है वो मिलता जाएगा। वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही बेसिक कंडीशन एक पूरी होगी उसको निवासी होने का जो है वो टैग जरूर मिल जाता है। अब रही बात सेकेंड एडिशनल कंडीशन की, कि गत वर्ष से पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो यानी कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में 365 दिन, तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये सारे टाइम जो है वो राउंड ऑफ ही है। 730 का मतलब हुआ कि 365 यानी कि साल के जो दिन होते हैं उसको डबल कर दो, 2 साल के दिन के बराबर आपको प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में आपको रहना है। ठीक है, तो अब रही बात कि जैसे ये तो हो गई कंडीशंस, अब कौन सी कंडीशन में व्यक्ति क्या माना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, कि भाई कौन सी कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा या नॉट ऑर्डिनरी। मैं एक बार इस पूरे बोर्ड को जो है वो शो कर रहा हूँ, जैसे अगर आपको बाद में कुछ लिखना हो तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें बताता हूँ कि जैसे क्या कंडीशन होगी और उसको क्या माना जाएगा, तो मैं उसकी समरी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि जो नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर ये होता है कि हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो 1 और 2 दोनों में से एक जो है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ एडिशनल जो कंडीशंस है, कंडीशंस ऊपर लिख देता हूँ। तो बेसिक कंडीशन जो है
वो आपके जो है कोई भी एक पूरी होनी चाहिए और एडिशनल जो है एक पहली और दूसरी दोनों की दोनों आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दोनों में से एक बेसिक कंडीशन को पूरा करता है तो बेसिक कंडीशन चाहे पहली पूरी करे तो दूसरी की फिर देखने की भी ज़रूरत नहीं, तो पहली या दूसरी में से एक बेसिक कंडीशन को पूरा करे और एडिशनल कंडीशन जो है वो दोनों पूरी करे तो उसको जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट का टैग मिलता है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति रेजिडेंट होगा उसको इंडिया में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जैसे हम लोग हैं भारत के एक साधारण निवासी, तो उनको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो भारत में देना पड़ता है। फिर इसकी बात करें सेकेंड वाले की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें अगर अपन असाधारण निवासी की, तो इसके अंदर ये सिस्टम रहता है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये रूल रहता है कि जैसे मैंने इसके सामने ही लिख देता हूं कि वो बेसिक तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक कंप्लीट करे, ठीक है, लेकिन एडिशनल बोथ एडिशनल कंडीशंस वाज नॉट कंप्लीटेड, यानी दोनों आपकी जो है इसके अंदर अतिरिक्त शर्तें, दोनों अतिरिक्त शर्तें वो पूरी ना करें, शर्तें पूरी ना करें, ठीक है। तो ये इसके अंदर कंडीशन रहती है कि अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरी ना करे तो क्या होगा। मतलब इसके अंदर एक बात है कि या तो वो दोनों पूरी करे तो साधारण निवासी है, और अगर दोनों नहीं पूरी करे तो वो असाधारण निवासी है। इसके अंदर एक एडिशनल का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि अगर ऐसा हो कि एक आधारभूत पूरी कर ले और एक अतिरिक्त शर्त पूरी करे, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है 1 और 2 दोनों में, लेकिन इसके अंदर जो है वो ये है कि एडिशनल दोनों पूरी होनी चाहिए, और इसके अंदर ये है कि वो दोनों पूरी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि वो अगर या तो एक पूरी कर रहा है दोनों में से तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर दोनों पूरी करेगा तो ये है और नहीं करेगा तो वो असाधारण। और लास्ट कैटेगरी आपके बसती है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। इसमें ये होता है कि बेसिक जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन जो है आपने पूरी नहीं की है तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है वो क्या माने जाओगे, इसके अंदर नॉन रेजिडेंट 1 और 2। दोनों आधार शर्तें पूरी नहीं की गई हो, तो ये इसके अंदर कैटेगराइज है। मतलब कि ये जो नॉन रेजिडेंट है वो तो इस तरह की कैटेगरी है जिसने ये बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं की, यानी कि ना तो वो भारत में जो है, ना तो वो भारत के अंदर जो है वो आया है कितने दिन के लिए, लास्ट ईयर में 182 दिन, और ना ही वो भारत के अंदर लास्ट ईयर जो है वो कितने दिन आया है, 60 दिन। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो भारत में 60 दिन तो आ जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शन वाली कंडीशन में होता है जिसको कि 182 दिन तक रहने का फायदा मिलता है, तो उस फायदे की वजह से वो सेकंड कंडीशन भी पूरी नहीं करता है। तो जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों ही पूरी नहीं करे तो वो उस कंडीशन में आपके क्या बन जाएगा, इसके अंदर वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो अगर मैं वापस इन शॉर्ट अगर रिपीट करूं तो यानी कि जो व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन फर्स्ट और 2 पूरी कर ले और दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर ले तो वो तो हो जाता है आपका साधारण निवासी। लेकिन जो व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी करे दोनों में से, लेकिन दोनों एडिशनल पूरी नहीं करे तो असाधारण यानी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। लेकिन जो व्यक्ति एक भी बेसिक कंडीशन भी पूरी ना करे तो वो सीधा सीधा आपके इसके अंदर क्या बन जाता है, अनिवासी, ठीक है ना। तो ये रेजिडेंट स्टेटस कैसे होगा ये मैंने आपको बताया है, और अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस करके बताऊंगा जिसमें कि पता चलेगा कि किस तरीके से अपन ये देखते हैं कि कितने दिन हुए, कितने महीने हुए, कैलकुलेशन करके, और फिर उसके बाद जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन के साथ आंसर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।